हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आतिफ अशर। मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो सीरीज लेकर आया हूं। अक्सर ये देखा यह जाता है कि जो हमारे अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं हम पर कुछ इल्ज़ामात वगैरह लगाते हैं जिनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। और हमारे कई सारे सपोर्टर्स रहते हैं जो जब अपोजिशन से सवाल उनसे पूछता है तो वो उनका जवाब नहीं दे सकते। तो उनके सहूलियत के लिए मैं ये सीरीज़ बना रहा हूँ। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप ये सवालों को समझिए, इनके जवाबों को समझिए और उन तक पहुंचाइए जो बार बार आपसे सवाल उठाते आ रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। 3 ऐसे सवाल जो बार बार अपोजिशन पार्टीज हम पर लगाती आई हैं। आपसे गुजारिश करता हूं कि पूरा वीडियो आखिर तक जरूर देखें। चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल अक्सर जो अपोजिशन पार्टीज हम पर लगाती है वो है कि हर पार्टी के लीडर के घर के ऊपर ईडीआई और सीबीआई के छापे होते हैं, लेकिन असदुद्दीन अवैसी या कोई एमआईएम के लीडर्स के घर पर क्यों नहीं होते हैं। चलिए जानते हैं इसका जवाब क्या है। हर पार्टी के लीडर के घर पर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की रेड इसलिए होती है क्योंकि वो लीडर्स करप्ट हैं और कोई इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। मोदी सरकार में अपोजिशन लीडर पर ज्यादा रेड्स होती है, ये बात हम मानते हैं, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी यूपीए 1 और यूपीए 2 के दौरान अपोजिशन लीडर्स पर भी रेड करवाया था और कुछ को गिरफ्तार भी करवाया था। एमआईएम लीडर्स पर रेड इसलिए नहीं होती है क्योंकि हम ना ही गवर्नमेंट का हिस्सा थे या हैं, ना ही हमारा कोई मिनिस्टर है जो कोई भी काम करवाने के लिए पैसे ले या करप्शन करे। एआईएमआईएम लीडर्स पर रेड ना पड़ने की दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि मजलिस का ट्रस्ट है और ट्रस्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस और टैक्स पेमेंट्स क्लियर होते हैं। और हाँ, असदुद्दीन अवैसी की पब्लिक लाइफ आवाम के सामने है। सबको पता है कि अवैसी जो भी बात बोलते हैं वो लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल और लॉजिकल होती है, तो पकड़े जाने का सवाल भी पैदा नहीं होता है। वैसे भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी देश के सबसे बड़े कानूनदान हैं और उनको हर तरह के कानून मालूम है, इसीलिए वो किसी भी तरह के कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं और ना ही कोई कानून को अपने हाथ में लेते हैं। अगली बार कोई आपसे ये सवाल करे तो उन्हें ये बात बता देना या फिर ये वीडियो उन तक जरूर शेयर कर देना। चलिए बढ़ते हैं दूसरी सवाल की तरफ। एएमआईएम तेलंगाना में 7-8 सीट्स पर इलेक्शन लड़ती है और बाकी स्टेट्स में कई सारे सीट्स पर इलेक्शन क्यों लड़ती है। चलिए जानते हैं इसका जवाब क्या है। एएमआईएम तेलंगाना में सिर्फ 7-8 सीट्स पर इसलिए लड़ती है और दूसरे सीट्स पर सेकुलर पार्टीज को सपोर्ट करती है। ऐसे नाम निहाद सेकुलर पार्टीज का सपोर्ट नहीं करती जो सिर्फ मुसलमानों के वोट लेकर उनको नज़रअंदाज करे, बल्कि उनको सपोर्ट करती है जो मुसलमानों के मसाइल को हल कर सके। अगर हम सारे सीट्स पर लड़ेंगे तो फिरका परस्त ताकतों को मजबूती मिलेगी और उनके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एआईएमआईएम अब से ही नहीं बल्कि पिछले 20 से 25 साल से 7 से लेकर 15 सीट्स पर लड़ते आ रही है, जब बीजेपी का नामो निशान तक तेलंगाना में नहीं था। हम उन पार्टीज की तायद करते हैं जो हमारी कौम के मसाइल को सुने और उनको हल कर सके। यह सवाल पिछले कुछ सालों से ज्यादा पूछा जा रहा है क्योंकि हम बीजेपी, आरएसएस के खिलाफ खुले तौर पर आवाज उठाते हैं और उनकी मुखालिफत करते हैं। तेलंगाना में जहां मिक्स पॉपुलेशन है वहां एआईएमआईएम अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करती है ताकि 2 नेशनल पार्टीज बीजेपी और कांग्रेस के बजाय रीजनल पार्टीज को मजबूती मिल सके। तेलंगाना में 119 असेंबली सीट्स हैं, लेकिन 7 से 8 सीट्स पर लड़कर हमने जीत हासिल की। एआईएमआईएम पूरे स्टेट्स में माइनॉरिटीज़ बिलखुसूस मुसलमानों को हक दिलाती है और दूसरे स्टेट्स में वहाँ पर माइनॉरिटीज़ की पॉपुलेशन तेलंगाना के मुकाबले में ज़्यादा है, इसीलिए भी दूसरे रियासतों में हम ज़्यादा सीट्स पर इलेक्शन लड़ते हैं। अगली बार अगर आपसे कोई ये सवाल करे तो उन्हें ये बात बता देना और ये वीडियो उन तक शेयर ज़रूर कर देना। चलिए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। एआईएमआईएम पार्टी तेलंगाना और दीगर स्टेट्स में अकेले ही क्यों इलेक्शन लड़ती है, महागठबंधन का हिस्सा क्यों नहीं बनती है। चलिए जानते हैं इसका जवाब क्या है। हर इलेक्शन से पहले एआईएमआईएम के रियासती सदर महागठबंधन से कहते हैं कि हमें भी गठबंधन में हिस्सा दो, लेकिन सेक्युलरिज्म के चौधरी बने लीडर्स और उनकी पार्टियां नहीं चाहती हैं कि वो मुस्लिम लीडरशिप खड़ी हो। उन लोगों का मानना है कि आखिर मुसलमान कहाँ जाएगा, आखिर में वो हमें ही वोट देंगे। ये सबसे बड़ी वजह है कि महागठबंधन किसी भी मुस्लिम पार्टी को अपने गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाती है। दूसरी बात यह भी है कि एआईएमआईएम की अपनी मजबूत लीडरशिप है, इसको किसी ऐसे महागठबंधन में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है जिसके लीडर्स ना ही माइनॉरिटीज़ के लिए कभी आवाज़ उठाते हैं और ना ही उनके लिए खड़े होते हैं। महागठबंधन में शामिल 27 पार्टीज़ की कोई आइडियोलॉजी ही नहीं है। इन पार्टीज़ के लीडर्स कभी इधर तो कभी उधर पलटते रहते हैं। दक्कन का एक मशहूर कहावत है, जिधर हरी उधर चली, इनका यही हाल है। एआईएमआईएम ने तेलंगाना में 2023 के इलेक्शन में बीआरएस की तायद की थी और उससे पहले 2018 में भी तायद की थी। उत्तर प्रदेश में हमने पहले सोहलदेव भारतीय समाज पार्टी का सपोर्ट किया था, लेकिन उनके लीडर्स ने हमारा साथ छोड़ दिया। एआईएमआईएम ने समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को भी ओपनली ऑफर किया था कि हम साथ में यूपी इलेक्शन लड़ने के लिए,
लेकिन अखिलेश यादव ने हिंदू वोट कटने के डर से AIMIM पार्टी से हाथ नहीं मिलाया और यही बात BSP के लिए भी फिट बैठती है, जिन्होंने हमसे मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ा। नॉर्थ इंडिया की सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज मुसलमानों की पार्टीज या मुसलमान लीडर्स को ग्रो करना नहीं चाहती है, क्योंकि अगर मुस्लिम लीडर्स बन जाते हैं तो दूसरे लीडर्स अपनी वैल्यू खो बैठेंगे। बिहार में भी AIMIM ने RJD को सीट ऑफर्स की दिया था, लेकिन RJD अकेले ही मुसलमानों के वोट लेकर सरकार बनाना चाहती है। मुस्लिम लीडरशिप और AIMIM को ग्रो होने नहीं देना चाहती। इसकी जिंदा मिसाल ये है कि हमारे जीते हुए MLAs को उन लोगों ने खरीद कर ये बात साबित कर दी है। गुजरात में हमने छोटू भाई वसावा के साथ इलेक्शन लड़ा, लेकिन कांग्रेस ने हमको साथ लेने के लिए नागवार समझा। महाराष्ट्र में हमने VBA के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना चाहा, लेकिन कुछ पार्टीज ने VBA को हमसे दूर कर दिया। फिर भी हमने 2 सीट पर जीत हासिल की, लेकिन जब हम VBA के साथ लड़े तो औरंगाबाद की MP सीट जीत गए। AIMIM महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहती है, लेकिन कांग्रेस और दूसरी पार्टीज को अपने वोट शेयर कटने के डर सताता रहता है और हिंदू वोट्स कम होने का डर रहता है। इसीलिए वो लोग AIMIM को गठबंधन में शामिल होने नहीं देते। अगली बार अगर आपसे कोई ये सवाल करे तो उनको ये बात ज़रूर बता देना और ये वीडियो उन तक ज़रूर शेयर कर देना। चलिए, आज के लिए ये 3 सवाल थे जो उनके जवाब भी मैंने आप तक पहुंचा दिए। अगर कोई और सवाल जो अपोजिशन लीडर्स या उनके सपोर्टर्स अगर आपसे करते हैं तो आप अगर उनका जवाब देना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। उनके सवाल वगैरह आप लिखकर हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगली बार जब हम वीडियो बनाएंगे तो उनके जवाब हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, वक्त आ गया आपसे अलविदा कहने का। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।